हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंतिम खाते। प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में या एक निश्चित अवधि के अंत में अपने खातों से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाता है, जिन्हें अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खाते का आशय: प्रत्येक व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करता है, इसलिए वह अपने व्यापारिक लेन देनों का लेखा जोखा करने के बाद उन लेखों से खाते और तलपट तैयार करता है और एक निश्चित अवधि के बाद, जो प्राय 1 वर्ष होती है, अपना लाभ हानि और आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के उद्देश्य से जो खाते बनाता है, उन्हें ही अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खातों से आशय व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे से है। इन्हें वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली से लेखे करने की अंतिम व्यवस्था होने के कारण ही इन्हें अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खाते की निम्नलिखित 3 खाते सम्मिलित होते हैं: निर्माणी खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट; व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट; लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट; आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। अंतिम खाते के भाग: निर्माण खाता: जो संस्थाएं वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करती हैं, वे वर्ष के अंत में या वर्ष के दौरान कारखाने में हुई उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करने हेतु निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं। अर्थात निर्माण खाता उन्हीं संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है जो वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन कार्य में संलग्न है। इसे उत्पादन खाता, प्रोडक्शन अकाउंट भी कहा जाता है। निर्माण खाता व्यापार खाते का ही अंग है। निर्माण खाते से वस्तुओं की उत्पादन लागत ज्ञात करके उसे व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है, और यह है निर्माण खाते का प्रारूप। 4 कॉलम है: पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंस आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टोर का। फिर टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर, टू कैरेज ऑफ रॉ मटेरियल, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। देन लेफ्ट हैंड साइड, देन फिर पर्टिकुलर अमाउंट बाय क्लोजिंग बैलेंस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। यहाँ से जो ये कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड आती है, इसको फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अंतिम खाते का दूसरा भाग व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। यह खाता माल खाता भी कहलाता है। यह खाता व्यापार में वस्तुओं के क्रय विक्रय से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इस खाते में व्यापारिक माल के क्रय विक्रय की रकम तथा प्रत्यक्ष खर्चों का लेखा किया जाता है। इस खाते से ज्ञात होने वाले लाभ को सकल लाभ और कुल लाभ, क्रॉस प्रॉफिट, और हानि को सकल हानि या कुल हानि कहते हैं। बाटली बाई के अनुसार व्यापार खाता वह खाता होता है जो माल के क्रय विक्रय को आर्थिक परिणाम दर्शाता है। इसे बनाने में सामान्य व्ययों को छोड़ देते हैं। इसमें केवल माल संबंधी लेन देनों का लेखा करते हैं। व्यापार खाते का प्रारूप: इसमें भी 4 कॉलम है: विवरण रकम। इसमें प्रारंभिक रहतिया लिखा जाता है। देन क्रय खाते से विक्रय वापसी घटा के लिखा जाता है। मजदूरी खाता, ढुलाई खाता, भाड़ा खाता, मजदूरी वेतन खाता, गैस पानी व ईंधन खाता, कोयला व शक्ति खाता, प्रत्यक्ष खर्च खाते, कारखाना खर्च, किराया खाता, आयगत कर, बंदरगाह खर्च खाता। जो इधर यदि यहाँ बैलेंस आएगा तो सकल लाभ, फिर इसको हम लाभ हानि खाते में ले जाते हैं। इस तरफ विक्रय खाते से विक्रय वापसी घटाते हैं, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखी जाएगी। अंतिम रहतिया, अगर यहाँ पे बैलेंस निकल कर आता है तो सकल हानि कहलाती है वह, और इसको भी हम लाभ हानि खाते में ले जाते हैं। लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी संस्था में उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए एक खाता बनाया जाता है, जिसे लाभ हानि खाता कहते हैं। यह खाता एक निश्चित अवधि के बाद तैयार किया जाता है। प्रत्येक व्यापारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसलिए यह एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। कार्टर के अनुसार लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें संपूर्ण आय तथा व्यय को इस उद्देश्य से एकत्रित किया जाता है ताकि आय का व्यय से अथवा व्यय का आय से अधिक के ज्ञात किया जा सके। अब आप देखेंगे लाभ हानि खाते का प्रारूप। इसमें भी वही 4 कॉलम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सकल हानि, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से फॉरवर्ड होती है। उसके बाद
वेतन, किराया व कर, बीमा, विक्रय पर ढुलाई, विज्ञापन, मरम्मत, ब्याज, अंकेक्षण शुल्क, छूट, यात्रा व्यय, कानून व्यय, दान, दलाली, डाक व्यय, छपाई व लेखन सामग्री, बिजली व्यय, कार्यालय व्यय, बैंक व्यय, व्यापारिक व्यय, ऋण पर ब्याज, फुटकर व्यय, पूंजी पर ब्याज, डेप्रिसिएशन, ह्रास, वेतन और मजदूरी, तार और टेलीफोन व्यय, बाह्य या विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, निर्यात कर, पैकिंग व्यय, संपत्तियों के विक्रय से हानि, शुद्ध लाभ। अगर यहाँ शुद्ध लाभ आता है तो उसको फिर हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। उसके बाद इस तरफ जो आइटम लिखे जाते हैं धनी पक्ष में, वे हैं सकल लाभ। ये भी व्यापार खाते से हस्तांतरित किया जाता है, या तो सकल लाभ होगा या सकल हानि, जो भी होगा वो इस लाभ हानि खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। उसके बाद छूट, किराया प्राप्त, कमीशन खाता, आहरण पर ब्याज, विनियोगों पर ब्याज, अंशों पर लाभांश, प्रशिक्षण प्रीमियम, संपत्तियों को बेचने से लाभ, विविध व्यय, प्राप्त डूबत ऋण, शुद्ध हानि। शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि जो भी निकल कर आएगी वो भी फिर यहाँ से आर्थिक चिट्ठे में ट्रांसफर कर दी जाती है। आर्थिक चिट्ठा या तुलना पत्र। आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट खाता न होकर एक विशेष विवरण होता है। यह एक निश्चित तिथि पर व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। आर्थिक चिट्ठे की क्रमबद्धता या संपत्तियों व दायित्वों का क्रम। चिट्ठे की क्रमबद्धता से आशय। आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों और दायित्वों को विशेष क्रम में लिखा जाता है, जिसे चिट्ठे की क्रमबद्धता कहते हैं। इसमें संपत्तियों और दायित्व को लिखने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहली विधि है तरलता का क्रम, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इस विधि के अनुसार संपत्तियों को शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित होने के क्रम से, अर्थात जिस संपत्ति का मूल्य सबसे पहले वसूल हो सकता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है, और जिसका मूल्य बाद में उसे बाद में इसी क्रम में संपत्तियों को लिखा जाता है। और दायित्वों में भी चालू या कम अवधि के दायित्व को पहले, दीर्घ अवधि के दायित्व को बाद में तथा पूंजी को अंत में लिखा। आर्थिक चिट्ठा तरलता के क्रम में। बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। वही 4 कॉलम है, दायित्व, रकम, संपत्ति, रकम। दायित्व पक्ष में आते हैं बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र, लेनदार, अदत्त व्यय, अनुपार्जित आय, ऋण, बैंक ऋण, संचय, पूंजी। पूंजी में शुद्ध लाभ और पूंजी पर ब्याज को जोड़ा जाता है, और आहरण पर ब्याज और शुद्ध हानि को घटाया जाता है। फिर जो वैल्यू आती है वो इधर लिखी जाती है। संपत्ति पक्ष में रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, विनियोग, देनदार, प्राप्त विपत्र, अंतिम रहतिया, फर्नीचर, मोटर, भवन, मशीन, ख्याति और भूमि। स्थिरता का क्रम, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। यह क्रम तरलता क्रम का विपरीत क्रम है। इस क्रम में सबसे पहले स्थायी, फिर चल और अंत में तरल संपत्तियां आती हैं। दायित्वों में पहले पूंजी, संचय, फिर स्थायी दायित्व और अंत में चालू दायित्व आते हैं। यह क्रम प्राय कंपनी में अपनाया जाता है। जैसे हमने अभी तरलता के क्रम में लिखे थे, बस उसका विपरीत क्रम हमें यहाँ फॉलो करना है। ठीक है, और इस तरह से फिर आर्थिक चिट्ठा यहाँ बनाया जाता है, और लास्ट में दायित्व और संपत्ति पक्ष का जो है योग है बराबर, वो आना चाहिए।